नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं वहां पर हमें फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हमारे साथ प्रतिक्रिया भी साझा करें। तो भारत में 1993 से 2013 के वर्षों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी हमलों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 12 मार्च 1993 को मुंबई धमाकों में कम से कम 257 लोग मारे गए। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ और उसमें 35 लोग मारे गए। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में 31 लोगों की मौत हुई। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली धमाकों में 70 लोग मारे गए। 7 मार्च 2006 को वाराणसी धमाकों में 21 लोगों की जान गई। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में लगभग 200 लोग मारे गए। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद धमाकों में 13 लोग मारे गए। 13 मई 2008 को जयपुर धमाकों में 63 लोगों की जान गई। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद धमाकों में 29 लोग मारे गए और 13 सितंबर 2008 को दिल्ली धमाकों में 21 लोगों की मौत हुई। 13 फरवरी 2010 को पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 मौतें हुई। 7 दिसंबर 2010 को वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान धमाका हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई, 35 लोग घायल हुए। 13 जुलाई 2011 को मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट हुए। झवेरी बाजार, दादर और ओपेरा हाउस में सिलसिलेवार धमाकों में 26 लोगों की मौत हुई। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ, 17 लोगों की मौत हुई। 11 अगस्त 2012 को पुणे सीरियल ब्लास्ट हुआ। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद में 2 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके हुए जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, 27 अक्टूबर 2013 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुए। ये ब्लास्ट भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। इन धमाकों की सबसे बड़ी बात जो हमें बताई गई वो ये कि लोग मर गए। एक जगह 50 मरे, कहीं पर 100 लोग मर गए, कहीं 20 लोग मर गए, कहीं 7 लोग मर गए। ये चलन हो गया कि बम धमाकों में मरना भारत के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, इस मानव मात्र का। लेकिन इन मरे हुए लोगों की गिनती की आड़ में बहुत कुछ छुपाया गया। कातिल का चेहरा, उसकी पहचान, उसका नाम सेक्युलरिज्म के तराजू पर तौल कर लिखा जाता था। ये बताया ही नहीं गया कि तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट और अक्षरधाम में मंदिर में जाकर के ब्लास्ट करने वाले लोगों की असल पहचान क्या थी, वो कहां से आने वाले लोग थे। इसीलिए आज मैं आपको इन बड़े और नामचीन शहरों को दहलाने के लिए जो मुजाहिद पैदा हुए उनकी नर्सरी की कहानी बताऊंगा। उन हजारों मारे गए लोगों को असली न्याय तब मिलेगा जब उनके कातिलों की असलियत का राजफाश होगा। और इस कहानी को बताने के लिए मैं इस वक्त देश की दिल्ली राजधानी में बैठा हूं। आपको अगर कहानी जानना है तो यहां से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलना होगा। लखनऊ जिसे रोमांटिसाइज करके नवाबों का शहर बताया गया, लेकिन नवाबों के नॉस्टैल्जिया की छांव में एक धीमे जहर का पेड़ सांस ले रहा था। लखनऊ की नवाबी की इस्लामी पहचान के इस पेड़ ने आसपास के इलाकों में पैर पसारे। एक वक्त में बड़ी मात्रा में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और धीरे धीरे उन्हें कट्टर मुसलमान बनाया गया। कौम की दीवानगी और उस रब की बंदगी जिंदगी के उसूल बना दिए गए और गंगा की तराई के भगवा झंडों के बगल में इस्लामी हरे झंडे भी फहराने लगे। मूंछों पर गर्व करने वाला समाज काफिर बन गया और धाड़ी पर हाथ फिराते लोगों ने दीन की रखवाली की कसम खा ली। लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर एक जगह थी फुलवरिया। राजा विक्रमाजीत सिंह गौतम के परिवार द्वारा शासित फुलवरिया हिंदू राज व्यवस्था के अंतर्गत चलती थी। एक वक्त के बाद राजा के बड़े बेटे मुसलमान बन गए। वो मुसलमान बना और नाम पड़ा आजम शाह। गंगा और तमसा के किनारों के बीच बसा ये इलाका अपने मूल से दूर जाने लगा। जब राजा ही अगर मुसलमान बन गया तो क्या होना था? नया नाम बना आजमगढ़। अंग्रेजों के वक्त इस जिले से दूर दराज के इलाकों में गिरमिटिया मजदूर जाने लगे। अंग्रेजों के जाने के साथ इन मजदूरों को बंबई की भी हवा लगी। फिर वहां से आगे चलकर गल्फ देशों में भी मजदूरी के लिए जाने का इन लोगों का प्लान बना, रास्ता बना। लगभग 100 वर्ष पहले अगर आप जाएंगे तो इस क्षेत्र से मजदूर मॉरिशस, सूरीनाम, सेशल्स या फ्रेंच गुयाना और सिंगापुर तक जाने का इतिहास मिलता है।
बाद में रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग मुंबई पहुंचने लगे। एक समय ऐसा था जब आजमगढ़ के गरीब मुस्लिम परिवारों में यह बात प्रतिष्ठा का विषय मानी जाती थी, अगर किसी लड़के की शादी होनी है तब इस बात पर होती थी कि लड़का मुंबई में काम करता है। मुसलमानों की आबादी आजमगढ़ में सिर्फ 20% थी, लेकिन उन्होंने खुद को एकजुट किया और सामूहिक सशक्ति दिखाई और गल्फ देशों की कमाई का पैसा आया तो वक्त बीतने के साथ मजहबी सनक और ज्यादा बढ़ी। भारत और दुनिया भर में आप जाएं, जहां भी आप जाएंगे वहां पर भारतीय अगर आपको मिलेंगे तो वहां एक न एक आजमगढ़िया जरूर मिल जाएगा। 60 का दशक आने के साथ साथ मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी सांसें ले रहा था। 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम का प्रभाव बढ़ने लगा। दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदारी आजमगढ़ के एक मुसलमान परिवार में थी और इससे उसे आजमगढ़ से कनेक्ट होने का मौका मिला और आजमगढ़ पूर्वी भारत में इस्लामी रेडिकलाइजेशन का एक गढ़ बनाने की योजना के तहत काम हुआ। दहशतगर्दी को लेकर ताजा सुर्खियों में है यूपी का आजमगढ़ जिला। क्या वाकई आजमगढ़ आतंकवादियों का अड्डा है? आजमगढ़ आतंकियों का गढ़ है। आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश एज द बेस ऑफ टेररिस्ट। 1980 के दशक में यहां करीब 150 मदरसे बन चुके थे। गल्फ के देशों और पाकिस्तान तक में होने वाली इस्लामी तकरीरों की आवाजें आजमगढ़ के मदरसों और मस्जिदों में सुनाई देने लगी। उन्हें बताया जाने लगा कि भारत में इस्लाम खतरे में है और इन मुसलमानों को, तुम्हें यानी आजमगढ़ के मुसलमानों को इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। 1990 का दशक आते आते अबू सलेम नाम का एक गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम गैंग के सबसे बड़े एसेट के रूप में तब्दील हो गया। अबू सलेम आजमगढ़ के एक मुस्लिम परिवार का, बड़े मुस्लिम परिवार का रहने वाला था। अंडरवर्ल्ड में इसके बढ़ते इन्फ्लुएंस ने आजमगढ़ के और अन्य मुस्लिम लड़कों को इस ओर जाने के लिए प्रेरित किया। एक तरफ मजहबी रेडिकलाइजेशन था तो दूसरी तरफ गैंगस्टर बनने से हासिल होने वाला एक रुतबा और माल था। अबू सलेम ने एक फार्मूला निकाला। मजहबी सनक से लैस गरीब मुसलमान लड़कों को बंबई से लखनऊ आने जाने का टिकट, एक पिस्तौल, 10,000 रुपए और टारगेट का एक फोटो। मुंबई आना है, फोटो में दिए गए व्यक्ति या टारगेट को हिट करना है और रिटर्न टिकट से लखनऊ वापस जाकर आजमगढ़ अपने गांव में पहुंच जाना है। ये एक ऐसा फॉर्मूला बना जिसने अनगिनत कत्ल करवाए और पुलिस कभी कत्ल करने वालों को पकड़ ही नहीं पाई, क्योंकि कत्ल तो बंबई में हो रहा था और कातिल आजमगढ़ के किसी मुस्लिम बहुल गांव के अंदर जाकर सुकून भरी जिंदगी जी रहा था और 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था। इस फॉर्मूले से आजमगढ़ के मुसलमानों को पहली बार बंबई के अंडरवर्ल्ड का स्वाद लगा। 1977 के साल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी भी इन लोगों पर अपनी नजर गड़ाई थी और जब ये सक्सेसफुल होने लगे तो उनकी नजर और बढ़ी। उसने आजमगढ़ के मदरसों और इस्लामी संस्थानों में अपने लोगों को भेजकर इस्लाम के लिए लड़ने के यकीन को और पक्का करना शुरू कर दिया।